मैं जैसे ही स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो पीछे से मेरी दीदी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे निधि, तुम अपना टिफ़िन तो यहीं टेबल पर ही भूल गई। मैं पीछे पलटी और टेबल पर से टिफ़िन लेकर दीदी को थैंक यू बोलकर स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। माँ के गुजर जाने के बाद दीदी ही मेरे लिए माँ समान थी। वह हर तरह से मेरा ध्यान रखती थी। पापा ने दीदी को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया था, वह केवल 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी। पापा तो कहते थे कि वह मेरी भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने दीदी के सपने को पूरा कर सकूं। हालांकि मुझे कहीं न कहीं पता था कि जब मैं आगे पढ़ने की बात करूंगी तो मेरे पापा इस बात के लिए सहमति नहीं देंगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेना चाहती थी। शाम को जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मेरे पापा कहने लगे कि आज कुछ लोग दीदी को देखने के लिए घर आने वाले हैं। मैं बहुत खुश हो गई कि दीदी की शादी होगी। दीदी भी लजाई हुई सी घूम रही थी। तय समय पर लड़के वाले घर आ चुके थे। लड़के के पिता ने मेरे पापा से कहा, अरे निरंजन भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, लगता है मेरे लड़के को तो रिश्ता मंजूर है। तो मेरे पापा ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मुझे तो आपका लड़का कुछ खास नहीं लगा। इसकी सैलरी भी बहुत कम है। शादी के बाद यह मेरी बेटी को खुश रख भी पाएगा क्या? मैंने तो बिन माँ की बच्चियों को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। कहीं ऐसा न हो कि आपके घर जाकर मेरी बेटी को कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं यह रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। लड़के वाले गुस्से से बौखला गए और मेरे पापा को भला बुरा कहते हुए वहाँ से चले गए। मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि इस तरह से लड़के वालों को घर पर बुलाकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। पहले से ही उनके बारे में छानबीन कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मेरे पापा ऐसे ही थे, वह दूसरों की भावनाओं के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। खैर, बात आई गई हो गई। दीदी भी रोज की तरह घर के कामों में जुट गई। दीदी तो पढ़ाई लिखाई करके आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने लोक लाज का भय दिखाकर दीदी की पढ़ाई बंद करवाकर उन्हें घर पर ही बैठा रखा था, जिसके कारण कभी कभी दीदी बहुत उदास हो जाती थी। वह भी हमेशा यही सोचती थी कि उसकी शादी हो जाएगी, तब अपनी ससुराल में जाकर वो थोड़ा स्वतंत्र रूप से रह पाएगी। मगर मेरी दीदी के लिए जब भी कोई रिश्ता आता था तो पापा कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर रिश्ते के लिए मना कर देते थे और कभी लड़के वाले ही मना करके चले जाते थे। तो धीरे धीरे दीदी का आत्मविश्वास टूटने लगा। अब जब कोई भी लड़का उन्हें देखने के लिए आता था तो दीदी बिल्कुल अनमनी सी हो जाती थी और उन्हें उदास देखकर लड़के वाले वैसे ही इनकार करके चले जाते थे। फिर एक दिन मेरे पापा मेरी दीदी के लिए पंकज का रिश्ता लेकर आए। पंकज का इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरे पापा ने कहा था कि शादी के बाद पंकज भी हमारे साथ ही यहीं पर रहेगा। मैं तो खुश हो गई कि दीदी हमेशा अब हमारे साथ ही रहेगी, विदा होकर ससुराल नहीं जाएंगी। और ऊपर से जीजा जी भी ऐसे मिले थे जो कि हमारे साथ ही रहने के लिए तैयार हो गए थे। तय समय पर एक मंदिर में दोनों की शादी हो गई, मगर सुहाग रात को ही मेरी दीदी मेरे कमरे में सोने के लिए चली आई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने जब इस बारे में पूछा तो दीदी ने कहने लगी कि तुम्हारे जीजा जी शराब पीकर आए हैं और मुझे शराबी इंसान के साथ एक कमरे में नहीं रहना है। इतना कहकर वह गुस्से में मुंह फेंक कर सो गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि शादी की पहली रात दीदी अपने पति के साथ नहीं है, लेकिन खैर, पति पत्नी के बीच की बात थी तो मैं कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि जीजा जी बीमार रहते हैं और कोई दूसरा काम भी नहीं करते हैं और वह हर रात शराब पीकर आते हैं, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसलिए दीदी रोज रात को मेरे कमरे में ही सोने के लिए आ जाती थी। एक रात जब मैं पानी लेने के लिए रसोई में जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पापा ने दूध में कुछ मिलाकर मेरी दीदी को पीने के लिए दिया। दीदी ने वह दूध पी लिया। मैं तो हैरान ही रह गई कि पापा ने दूध में क्या मिलाया। मैं बराबर दीदी पर नजर रखे हुए थी। उस रात जीजा जी घर नहीं आए थे। दीदी जब अपने कमरे में गई तो दीदी बेहोश हो गई। तब पापा चुपके से दीदी के कमरे में गए और उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि उस रात पापा एक अनजान आदमी को मेरी दीदी के कमरे में ले गए। इससे पहले कि वह आदमी मेरी दीदी के साथ कोई गलत हरकत करता, मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया ताकि मैं दीदी को बचा सकूं। तभी मेरे पापा अपने कमरे से बाहर आए और कहने लगे, देखो
अब तुम्हारी दीदी की शादी हो गई है, उन्हें रात को इस तरह डिस्टर्ब मत किया करो। लेकिन मैंने बहाना बनाते हुए कहना शुरू कर दिया, पापा मेरे कमरे में माँ की परछाई दिखाई दी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे दीदी के साथ ही सोना है। अब हर रात को दीदी मेरे साथ सोने के लिए आ जाती थी, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे पापा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उन्होंने गुस्से में कहा, देखो तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मेरे पापा ने जोर से कहा, ठीक है, मैं कमरे की चाबी लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर खड़ी रहो। मुझे पता चल गया था कि वह जानबूझकर भीतर वाले आदमी को सुनाने के लिए जोर से चिल्ला रहे हैं ताकि वह खिड़की से भाग जाए। जब पापा चाबी लेने के लिए गए तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वह आदमी खिड़की से कूदकर भाग रहा था। मैंने राहत की सांस ली कि मेरी दीदी बच गई है। पापा ने कमरा खोला तो मैं दीदी के पास ही जाकर सो गई। मैं रात भर यही सोचती रही कि पापा ने दीदी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। अगली सुबह जब मेरी दीदी की नींद टूटी तो मैंने रात वाली सारी बात अपनी दीदी को बताई। मेरी दीदी हैरान रह गई थी कि पापा ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फिर हम दोनों योजना बनाते रहे कि आगे हमें क्या करना है। अगली रात जब पापा दीदी के लिए दूध लेकर आए तो दीदी ने वो दूध नहीं पिया और चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। मैं भी बराबर दीदी के कमरे पर नजर बनाए हुए थी। मैंने देखा कि आधी रात के बाद पापा फिर से एक आदमी को घर लेकर आए और वह दीदी के कमरे में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद पापा कमरे से बाहर निकल आए। हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। 5 मिनट के अंदर ही पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने फुर्ती से जाकर दरवाजा खोल दिया। पुलिस अंदर आई और पुलिस ने कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दीदी उठकर दरवाजा खोलने के लिए भागी। उसी समय वह आदमी पीछे वाली खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की के पास खड़े हवलदार ने उसे धर दबोचा। जब मेरे पापा ने घर में आवाज़ें सुनी तो वह अपने कमरे से बाहर आए। घर में पुलिस देखकर वह सन्न रह गए। मैं अपने पापा के पास गई और उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, पापा आप तो दीदी के सगे पापा हैं ना, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक तो आपने एक शराबी और बीमार इंसान से मेरी दीदी की शादी करवाई, ऊपर से आप हर रोज नए आदमी को घर में लेकर आने लगे। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे पापा ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोनों मेरी सगी बेटियां नहीं हो। मेरी पत्नी तुम दोनों को कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी, लेकिन तुम दोनों को यह सच्चाई उसने कभी नहीं बताई। मैंने भी सोचा कि मैं भी तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं शुरुआत से ही दलाली का काम किया करता था। मैंने सोचा कि जब तुम दोनों बड़ी हो जाओगी तो तुम लोगों के साथ भी वही करूंगा, किसी को कोई शक ना हो। इसलिए जब तुम्हारी माँ गुजर गई तो मैं वह शहर छोड़ दिया और तुम लोगों को लेकर नए शहर में आ गया। फिर जब रूपाली शादी के योग्य हो गई तो मैं जानबूझकर एक अनाथ बेसहारा शराबी और बीमार इंसान से इसकी शादी करवाई और दोनों को घर में रखने का नाटक किया ताकि मेरे काम में कोई रुकावट ना हो। अगर ये विदा होकर ससुराल चली जाती तो इतने सालों तक इस पर जो खर्च किया है वो मैं कैसे वसूल करता। इतना सुनना था कि निधि ने निरंजन को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा कि आप इंसान के नाम पर कलंक है। अच्छा हुआ जो आप हमारे पापा नहीं हैं। ऐसा घटिया इंसान हमारा पापा होता तो हम शर्मिंदगी के मारे किसी को मुंह नहीं दिखा पाते। पुलिस निरंजन को गिरफ्तार करके ले गई। रूपाली ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए उसने पास के मेडिकल स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। निधि तो भी 10वीं में थी तो वह भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। देखते ही देखते साल पर साल बीतते चले गए। रूपाली ने निधि को पढ़ाया लिखाया और खुद भी आगे पढ़ाई की। दोनों बने एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे। कुछ सालों में उन दोनों ने लव मैरिज कर ली और आज दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी जी रही हैं। दोस्तों, बुराई चाहे लाख बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन यदि किस्मत अच्छी होती है तो इंसान की जिंदगी संवर ही जाती है।